आज हमारे बीच उपस्थित हैं मासस के केंद्रीय सचिव श्री चंद्रदेव महातो उर्फ बबलूदा। बबलूदा, इस चुनावी सरगर्मी के बीच आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मासस ने धनबाद प्रत्याशी जगदीश रवानी को बनाया है। अपने प्रत्याशी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मासस के जो प्रत्याशी हैं वो मजदूर और किसान दोनों वर्ग से आते हैं। ये बीसीसीएल के एम्प्लॉय रहे हैं जिन्होंने हाल ही में त्यागपत्र दिया। इसके साथ साथ खेती किसानी का भी इनका ये है और पूरी तरह से धनबाद कोयलांचल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से परिचित है, उन समस्याओं को प्रतिदिन झेलते हैं, समाधान का रास्ता निकालने में प्रयास करते हैं। इसीलिए एक माटी से जुड़े हुए साथी को मासस ने प्रत्याशी बनाने का काम किया है। जैसा कि हम देखते आए हैं, अगर हम 1977 से अब तक का धनबाद लोकसभा को देखें तो मासस की उपस्थिति इसमें हमेशा बहुत मजबूत रही है। आपको नहीं लगता कि महागठबंधन को धनबाद सीट मासस को देना चाहिए था? निश्चित रूप से महागठबंधन को विचार करना चाहिए था, जो महागठबंधन विचार नहीं की। धनबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी को यदि परास्त कर सकता है कोई, तो वो मासस ही कर सकता है। इस पर महागठबंधन को विचार करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो या किस कारण से वो लोग इसको बार बार बीजेपी का झोली में देने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम आपके संस्थापक कॉमरेड ए.के. राय जी के। ए.के. राय जी धनबाद से 3 बार सांसद रहे और जब तक वो धनबाद से चुनाव लड़े उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत मजबूती से दर्ज कराई। उन्होंने कड़ी से कड़ी प्रतिद्वंदी दी अपने निकटतम, जो भी उस समय में निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। उनके जीवन के बारे में कुछ बताइए। कॉमरेड राय साहब का यहाँ पर सिंदरी में आना, वो निश्चित रूप से अपने करियर को लेकर यहाँ जॉब के लिए आए थे। काम करते थे सिंदरी PDIL में, बहुत ही हम लोग के करीब में है सिंदरी को। काम के दरमियान ही उन्होंने यहाँ के लोगों की जो अवस्था थी उस समय, चाहे जो लोग प्रताड़ित होते थे, उनको देख के उनका रहा नहीं गया। इनके पीड़ा को लेकर लोग वो कॉमरेड राय सबको संगठित करने का काम और जो तत्कालीन मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर संघर्ष करने का काम आगे बढ़ा। इसी संघर्ष के दरमियान ही उनको ऐसी परिस्थिति बनी कि उनको नौकरी से छोड़ना पड़ा, निकाल दिया गया। उसके बाद से नौकरी से निकालने के बाद से पूर्ण रूप से यहाँ के वो होकर रह गए। उन्होंने या उनका परिवार, उनका व्यक्तिगत ही बहुत ही सब तरफ से संपन्न ही था, फिर भी उन्होंने सारा कुछ त्याग करके सारा जीवन यहाँ के लोगों को, हम लोगों को दिया। यहाँ के लोगों से उन्होंने कुछ लिया नहीं, बल्कि जो कुछ था सारा चीज़ देने का काम किया। राजनीति का क्षेत्र में उस समय जो वो इस क्षेत्र में संगठित कर रहे थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे, उस समय भी परिस्थिति ऐसी थी कि धनबल और बाहुबल यहाँ हावी था। उसके जवाब में जनबल को उन्होंने खड़ा करने का काम किया और ये आज का समय में ये प्रासंगिकता उनका बढ़ा है कि अभी पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आने वाला समय हो सकता है कि ये व्यवस्था नहीं रहे। तो ये प्रजातंत्र बोले या संविधान का जो मूल मंत्र बोले, जनबल को सामने करके जनबल कोई निर्णय लेती है, वो निर्णय को धनबल बाहुबल स्वीकार करने के लिए बाध्य हो। ये परिस्थिति रहे तो लगता है कि प्रजातंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम सटीक कर रही है। उन व्यवस्थाओं पर जनबल के बजाय धनबल और बाहुबल यदि हावी होता है, उनके इशारे पर काम होता है, तो ये प्रजातांत्रिक का गला घोटने जैसा काम है। तो राय साहब ने कोयलांचल में एक नमूना, एक प्रयोग के तरह पर ये किया कि जो सारे तरह से साधन विहीन लोग थे, जो एकदम निचले और अंतिम पायदान पर थे, उनको राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक चेतना जगा के उनको राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किए। उनका प्रयास या उनका काम से ही
उस समय जो झारखंड आंदोलन आगे बढ़ा या फिर उस समय जो नेतृत्वकारी साथी आए, वो एकदम निचले स्तर गरीबी से थे, सिर्फ अपनी किसानी काम से हो या कहीं मजदूरी करके काम कर रहे थे जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वैसे लोगों के नेतृत्व में लाने का काम किए। ये एक पूरा झारखंड में अनूठा प्रयोग था। ये प्रयोग आगे नहीं बढ़ पाया। ये प्रयोग यदि पूरे झारखंड में विस्तार होता तो निश्चित रूप से झारखंड आज शोषण मुक्त झारखंड के रूप में हम लोग देख पाते। जैसा कि आपने अभी बात किया झारखंड आंदोलन का, चाहे हम लोग झारखंड आंदोलन की बात करें, चाहे हम लोग जेएमएम की स्थापना की बात करें, इसमें राय साहब की भूमिका सिर्फ भूमिका नहीं थी, सबसे अहम भूमिका रही है। लेकिन फिर भी आज झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद जेएमएम की सरकार है, फिर भी राय साहब को राज्य के स्तर से कोई भी सम्मान नहीं मिल रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? झारखंड आंदोलन के समय ही एके राय का या मासस का जो था दृष्टिकोण था, जो दिशा थी कि यहाँ जो झारखंड की जो पूंजी है खनिज संपदा के साथ साथ यहाँ के लोगों के, वो आदिवासी हो, मूलवासी हो या मेहनत करने वाले लोग यहाँ जो रह रहे हैं, उनके अंदर एक शिष्टाचार, एक सादगीपन जो यहाँ के लोगों में देखा जाता है पूरे देश से एक अलग। यहाँ के लोग किसी को छलने का काम नहीं करते हैं, किसी को ठगने का काम नहीं करते हैं, कहीं धोखा देने का काम नहीं करते हैं, चोरी लूट से दूर रहते हैं। तो ये जो व्यवहार है, चाहे ये जो वातावरण है, यहाँ के खनिज संपदाओं के साथ साथ ये व्यवहार भी एक पूंजी है। ये पूंजी को बनाए रखने, संचय करने का ज़रूरत था और इसको आगे बढ़ाने का ज़रूरत था। ऐसे संस्कृति पर जब चोट होने लगा, लोग इसको प्रभावित करने लगे, तो झारखंड आंदोलन की दिशा बदलने लगी। लोग जिनके लिए झारखंड था, जो आंदोलित हुए, जिनके आंदोलन से अलग राज्य की परिस्थिति बनी, वो लोग पीछे चले गए। दूसरे जो लुटेरे या जो झारखंड विरोधी ताकतें थी, वो हावी धीरे धीरे होने लगी, जिसके कारण आज देख रहे हैं कि एके राय की जो सोच थी, जिसके लिए झारखंड अलग राज्य की परिकल्पना किया गया था, वो सोच कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ा है, दबा है। और अभी का समय में युवा इस सोच को समझ रही है कि झारखंड बनने का जो मूल उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। झारखंड उद्देश्य विहीन हो चुका है। यहाँ के झारखंड का जो निर्माण हुआ था, उसको एक शोषण मुक्त बनाने की प्रक्रिया में एक नवनिर्माण का अभी ज़रूरत है। ये सारे साथी अब समझ रहे हैं, परिस्थिति वैसी बन रही है। लोग एके राय को पुनः याद कर रहे हैं, उनके विचार को अभी फिर घर घर गांव गांव में फिर एके राय का लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं चुनावी मुद्दों की। एक समय था जब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शोषण मुक्त, पलायन, ये सब चुनाव का मुद्दा हुआ करता था। अब चुनाव मुद्दा विहीन होते जा रहा है। इस चुनाव मासस किस मुद्दे पर लड़ने वाली है? मासस ये चुनाव पहला तो एक कुछ सवालों को लेकर लड़ना चाहती है कि बीजेपी का जो कार्यकाल या सांसद का काम देखें या फिर सरकार का ही देखें, तो लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए कि क्यों हम लोग वोट दें बीजेपी को। क्या ऐसा काम किए आप इतना दिनों में जिनके लिए हम लोग वोट दें? आप अपनी उपलब्धि बताएं। तो ऐसा यदि देखें तो सटीक जवाब या वैसा कोई काम धनबाद के लिए हुआ हो, ऐसा काम देखने को नहीं मिलता है सांसद के तरफ से। यहाँ न ट्रेन की सुविधा बढ़ी, ना अन्य जो जन सुविधाएँ हो, अस्पताल हो या फिर हवाई अड्डा के बात लोग करते हैं, ऐसे जन सुविधाओं पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए लोग वोट करेंगे। ये सवालों के साथ हम लोगों के साथ जा रहे हैं। इसके साथ साथ कोयलांचल में जब तक राय साहब सांसद हुआ करते थे या लोगों को एकजुट करके लड़ते थे, तो यहाँ एक रोजी रोजगार का एक अवसर यहाँ के लोगों को मिलता था। वो खेत खदान हो या फिर छोटे छोटे इंडस्ट्री हो, सभी जगह यहाँ के लोगों को ही मिलता था। अभी का परिस्थिति में ऐसा नहीं है। सारे जो हैं इंडस्ट्री वाले रोजी रोजगार के लिए दूसरे जगह से लोग को आयातित कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को सिर्फ जो अपना दैनिक श्रम बेचने का जो
ये है, उस श्रम को का खरीदार भी यहाँ नहीं मिल पा रहा है। ये रोजी रोजगार के सवाल पर भी हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। मासास इससे पहले भी जो चुनाव लड़ी है, इन्हीं मुद्दों को लेकर, रोजी रोजगार जो जन समस्याएं हैं, इन्हीं लोगों को लेकर लड़ती आई है। इस बार भी मासास सबसे पहले रोजी रोजगार का मुद्दा बना के लड़ना चाहती है। कोयलांचल या धनबाद संसदीय क्षेत्र जो है, ये संसदीय क्षेत्र एक तरह से यदि कहें तो ये गलत नहीं होगा कि पूरे देश के लोगों को यहाँ रोजी रोजगार देने का काम किया। यहाँ के संसाधनों का उपयोग रोजी रोजगार देने के लिए हो रहा है, लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को नष्ट कर रही है, रोजगार को कम कर रही है। कहीं यदि रोजगार के अवसर बन भी पा रहा है या सृजन हो रहा है, तो वहाँ भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ ताक रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए पलायन हो रहा है। एक तरह से कोयलांचल समेत पूरा झारखंड प्रवासी मजदूर का हब बनते जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति को मासास मुद्दा बनाना चाहती है कि रोजी रोजगार के सवाल पर लोग वोट करें, और लोग सवाल करें कि वर्तमान जो सांसद है वो 15 साल रहे, इस 15 साल में क्या ऐसा काम हुआ इस क्षेत्र में, क्या उन्होंने करवाया या सरकार ने क्या किया। तो इसके भी हम लोग सवाल को लेकर लोगों के बीच जाना चाहते हैं और इसको मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। उपलब्धि के नाम पर यदि वो लोग सिंदरी हल कारखाना को गिनाएंगे, तो वहाँ पर देखें तो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को झारखंड सरकार ने तो अभी नियम बना दिया, उस नियम का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का काम है, जो वैकेंसियाँ निकल रही है उन वैकेंसी में कहीं आरक्षण का व्यवस्था नहीं है, तो खुलेआम नियम का उल्लंघन कर रही है। एक तरह से मनमानी हो रहा है, और इस मनमानी में ये लोग मौन धारण किए हुए हैं। ऐसा परिस्थिति है कि दिखावे के लिए या सही में उस परिस्थिति के अनुसार कर रहे हैं। सांसद को रोजी रोजगार के लिए धरना पे जाना पड़ रहा है। कैसी सरकार है, कैसे सरकार का ये है, रोजगार के नाम पर ढोल पीट रहे हैं कि हम लोग कारखाना चालू करवा रहे हैं, हालांकि इस कारखाने को बीजेपी सरकार ने ही बंद करवाया था। तो इनके पास काम या उपलब्धि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इन सवालों को लेकर जा रहे हैं, और जन सुविधा का जो और ये होना चाहिए, एम्स का बात लोग करते हैं, एक एम्स देवघर के में बन गया, दूसरा एम्स कोयलांचल में बनना चाहिए, ये मुद्दा हम लोग लेके जा रहे हैं। सिंदरी का अस्पताल, एक समय पूरे कोयलांचल का इलाज यहाँ से होता था, तो वैसा अस्पताल को भी चालू करने का हम लोग मांग बरसों से कर रहे हैं। ये सवाल है। बोकारो में भी जो रोजी रोजगार का पहले जो ही था, फिर से वैसा बहाली नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लोग को रख रहे हैं या फिर धीरे धीरे वो भी बंद हो रहा है। कोलियरीज में आउटसोर्सिंग आ गया, आउटसोर्सिंग में भी वैसा जो मिनिमम वेजेज है वो नहीं दिया जा रहा है। रोजी रोजगार के सवाल पर ये सरकार ये और बीजेपी का कोई स्पष्ट ही नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर ही मासास चुनाव लड़ रही है। मासास एक बहुत ही पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है, लेकिन उस ढंग से मासास का विस्तार नहीं हो पाया। तो हम लोग क्या ये मान ले बाबलूदा कि आने वाले 2024 का विधानसभा इलेक्शन में मासास ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी? मासास का ऐसा ही नहीं है कि विस्तार नहीं किया गया। मासास चाहती तो पूरे झारखंड में विस्तार होता, फैलाव होता, लेकिन मासास का शुरू से झारखंड के प्रति जो एक दृष्टिकोण है, ये है कि झारखंड का अब तक का जो शोषक और शासक के रूप में जो ताकत है, जो शक्ति है, उस ताकत के खिलाफ में जो लोग हैं या जो विरोधी हैं, उस ताकत के खिलाफ, उन ताकत को या उस शक्ति को हम लोग कमज़ोर करना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो सारे शक्ति यदि एकजुट रहे, झारखंड का शोषक शासक के विरोध में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्षशील लोगों का ताकत में कोई बिखराव नहीं हो, एकजुट हो। इसीलिए मासास ने फैलाव नहीं किया। जहाँ पर
देखा कि झारखंड के जो उत्पीड़ित वर्ग हैं या फिर एकदम गरीब के साथी लोग नेतृत्व में आए, उसमें मार्क्सवादी सब दिन सहयोग में रहा, अभी भी है। तो मार्क्सवादी पहला कोशिश करेगा कि झारखंडी जो ताकत है, यहाँ के जनमानस को आगे बढ़ाने का जो ये है, और इसके साथ साथ जो शोषक वर्ग है उसका दमन को कैसे कम करें, उसका शासन को हम लोग कैसे कमज़ोर करें, इस में हम लोग पहला कोशिश करते हैं कि वो ताकत में नहीं बंटे। इसी से मार्क्सवाद का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन आने वाला चुनाव में हम लोग प्रयास करेंगे उन ताकतों से मिल करके, जहाँ जहाँ वो ताकतें सक्षम नहीं है, मार्क्सवाद उन जगहों पर अपना फैलाव करेगी, विस्तार करेगी, और इसी आने वाला विधानसभा चुनाव में यह हम लोग सबको नज़र आएगा। बबलू दा, आने वाला विधानसभा चुनाव 2024, क्या सिंदरी से आप प्रत्याशी हैं मार्क्सवाद के? सिंदरी का प्रत्याशी तो मार्क्सवाद केंद्रीय कमेटी तय करेगी, लेकिन यहाँ सिंदरी के हर एक साथी, हर एक कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी बनकर मानकर चुनाव लड़ती है, और उसी में बबलू महतो के साथ साथ सारे कार्यकर्ता एक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ेगी मार्क्सवाद। धन्यवाद बबलू दा। बबलू दा के हर बात से एक जननेता की आवाज़ आती है। बबलू दा आज भी बात करते हैं शोषण मुक्त झारखंड की। तो इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि बबलू दा जैसे नेता आगे बढ़ते ही जाएं ताकि झारखंड से शोषण खत्म हो सके। धन्यवाद।